हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास में सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक पार्ट में जो चैप्टर 2 चल रहा है हमारा पीपल एज रिसोर्स, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के द्वारा कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो हम देखेंगे। मैन के द्वारा अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है और वोमेन के द्वारा अलग एक्टिविटी की जाती है, ये हम देखेंगे। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या हो सकती है? अगर पॉपुलेशन जो है अच्छी एजुकेटेड है, स्किल्ड पर्सन है, तो वो कंट्री के लिए एसेट्स हो सकते हैं। और अगर अनहेल्दी पॉपुलेशन है, इलिटरेट पॉपुलेशन है, तो वो कंट्री के लिए किस प्रकार लाइबिलिटीज बन सकती है। तो ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखते हैं, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वोमेन। मैन और वोमेन के आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक विलास एंड शकल। People have been engaged in various activities. विलास और शकल की तरह पीपल वेरियस एक्टिविटीज़ में इंगेज है। वैसा हम देखते हैं दैट विलास सोल्ड फिश, के विलास मछलियाँ बेचता है, एंड शकल गॉट अ जॉब इन ए फार्म, और शकल को एक फर्म में नौकरी प्राप्त हो जाती है। ये हमने देखा टू स्टोरीज में। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो 3 मेन सेक्टर्स है उनमें उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and carrying। तो जो प्राइमरी सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड है उसके एग्जांपल है आपके ये आपके है, इसमें प्राइमरी सेक्टर्स में आपके हैं एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है वानिकी, एनिमल हस्बेंड्री है पशुपालन, फिशिंग है मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। इसके अलावा माइनिंग है, माइनिंग खनन। इसके अलावा कैरिंग उत्खनन। ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग जो आता है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। इसके अलावा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ईटीसी आर इंक्लूड इन द टर्सरी सेक्टर्स। और ये जो हमने पढ़े हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, ट्रेड व्यापार, ट्रांसपोर्ट वही परिवहन, कम्युनिकेशन संचार, बैंकिंग, एजुकेशन शिक्षा स्वास्थ्य, टूरिज्म, सर्विसेज जिसमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज शामिल है, इंश्योरेंस बीमा वगैरह, ये सारे टर्सरी सेक्टर्स में इंक्लूड है। तो तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर्स में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है, सेकेंडरी सेक्टर्स में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है, और टर्सरी सेक्टर्स में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर्स में केवल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। तो जितना भी विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है,
वो सेकेंडरी सेक्टर्स में इंक्लूड है। The activities in this sector result in the production of goods and services. इस सेक्टर्स में एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। These activities add value to the national income। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये नेशनल इनकम में मूल्यवर्धन करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, ऐड वैल्यू करते हैं नेशनल इनकम में। These activities are called economic activities और इन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो भाग होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। बाजार के ऊपर आधारित क्रियाएं और गैर बाजार से संबंधित क्रियाएं। तो मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल है वो हम देखेंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। तो बाजार की क्रियाओं में जो शामिल है वो है रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, जैसे एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। बाजार क्रियाओं में या तो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए जो पारिश्रमिक है उनका भुगतान किया जाता है, पे किया जाता है प्रॉफिट के लिए। These include production of goods or services including government services। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन शामिल है इसमें। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजूप्शन। और जो गैर बाजार क्रियाएं हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, उनसे अभिप्राय स्वयं के उपयोग के लिए प्रोडक्शन से है। इसमें जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, यानी स्व उपभोग के लिए एक्टिविटीज़ शामिल है। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें आपके प्राथमिक जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग और प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। एक्टिविटी देखते हैं हम। विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया। आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जो आपकी कॉलोनी है, वहाँ पर पास में कोई आपके विलेज है, कॉलोनी है, तो उसका आपको विजिट करना है एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। और उस विलेज और कॉलोनी में जो पीपल रहते हैं उनकी जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उनको आपको नोट करना है। इफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है, आस्क यूअर नेबर व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। तो आप अपने नेबर से भी पूछ सकते हो कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। इन विच ऑफ द 3 सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क। और उन वर्क को आप 3 कैटेगरीज में आप डिवाइडेड कर सकते हो, यानी वो जो ऑक्यूपेशन करते हैं उनके जो प्रोफेशंस है उनको आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स में क्लासीफाई करना है। से वेदर दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इसके अलावा
कौन सी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक में आती है और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसको भी आप जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हो। विलास सेल्स फिश इन द विलेज मार्केट, जैसा कि हमने पढ़ा था, विलास विलेज के मार्केट में फिश सेल करता है। विलास कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली, इसके अलावा विलास अपनी फैमिली के लिए भोजन तैयार करता है। शकल वर्क्स इन द प्राइवेट फार्म, और शकल जो है वो प्राइवेट फर्म में काम करता है। शकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और शकल जो है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, ये हमने पढ़ा था। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से फैमिलीज में मैन और वुमेन के बीच श्रम का विभाजन होता है, लेबर का जो है डिवीजन किया जाता है। इसके कारण, हिस्टोरिकल कारणों के कारण या कल्चरल रीजन्स के कारण उनके जो वर्क्स है उनको डिवाइडेशन किया जाता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क्स, जैसा कि आप जानते ही हो, वुमेन जो होती है अधिकतर घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स, और मैन जो है खेतों में काम करते हैं। शकल्स मदर शीला कुक्स फूड, शकल के मामले में हमने देखा था, शकल की मदर जो शीला है वो भोजन तैयार करती है। क्लीन्स यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करती है। वो सेज क्लॉथ्स, कपड़े धोती है। क्लीन्स द हाउस, मकान को साफ सफाई करती है। एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करती है। शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, और शकल के जो फादर है बूटा सिंह, वो फील्ड में कल्टीवेट करते हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो भी प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में सेल करता है। एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए मनी का अर्न करते हैं। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अप ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। तो इसमें हम देखते हैं कि शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सर्विसेज देती है उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं किया जाता है, यानी ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में संलग्न है। यानी वो जो भी एक्टिविटी करती है उसके लिए कोई उसको भुगतान नहीं किया जाता है, अपने परिवार के लिए ही वो काम करती है। बूटा अर्न्स मनी, बूटा जो है पैसे कमाता है। विच ही स्पेंड्स ऑन रेयरिंग हिज फैमिली, जिसको वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए व्यय करता है। वोमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, वोमेन को जो है मनी पेड नहीं की जाती है। फैमिली के लिए जो सर्विसेज डिलीवर करती है उसके लिए वुमेन को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, और इसके अलावा महिलाओं के द्वारा जो हाउस होल्ड वर्क किए जाते हैं वो उसका नेशनल इनकम में कोई योगदान नहीं होता है। राष्ट्र जो उनकी जो सेवा होती है राष्ट्रीय आय में उनको नहीं जोड़ा जाता है। गीता गीता का मामला देखते हैं हम। गीता मदर ऑफ विलास, जो विलास की माता है, एंड इनकम बाय सेलिंग फिश, वो फिश को सेलिंग करके इनकम अर्न करती है। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन द एंटर द लेबर मार्केट। तो इस प्रकार महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है जब वो बाज़ार में प्रवेश करती है। जब वो लेबर मार्केट में अगर वो एंटर करती है, मार्केट से संबंधित कोई काम करती है, तो उनको जो है उनकी सेवाओं के बदले उनको पेड किया जाता है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, और उनकी शिक्षा और उनके कौशल के आधार पर जो है उनकी आय निर्धारित की जाती है कि कितना उनमें स्किल है, कितना एजुकेशन है, उसके बेसिस के ऊपर उनको पे किया जाता है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। तो एजुकेशन क्या करती है? शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है।
इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। इसके अलावा शिक्षा और जो स्किल है वो मार्केट में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अगर व्यक्ति में स्किल है, एजुकेशन है, तो उसके आधार पर जो है किसी व्यक्ति की आय या इनकम बनती है। उसकी जो सैलरी होती है वो स्किल के ऊपर होती है, एजुकेशन के ऊपर होती है। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव mere एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा होती है और उनका जो कौशल का स्तर होता है वो भी लो होता है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और वुमेन को जो है कम पे किया जाता है मैन की तुलना में। अधिकांश हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, और जहाँ पर वुमेन वर्क करती है वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की कोई संभावना नहीं होती है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है। तो उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कहीं पर भी जो है जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज mere employment in this sector is characterized by irregular and low income। तो अनियमित रोजगार और निम्न आय इस सेक्टर्स की जो है ये विशेषता है। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems। जहाँ पर महिलाएं काम करती है तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की एब्सेंस होती है, जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती उनको, शिशु की देखभाल के लिए जो लीव मिलनी चाहिए, या जो प्रसूति अवकाश है, या फिर अदर जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें जो उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, उनको कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। However, लेकिन फिर भी वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट par विद द मैन। लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। अगर महिलाएं भी एजुकेशन में हाई है और स्किल फॉर्मेशन अच्छा है उनका, तो उनको भी पुरुषों के जैसा ही वेतन दिया जाता है। एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट। महिलाओं को जो सेक्टर्स अधिकांश से आकर्षित करता है उनमें शिक्षण और चिकित्सा है। यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें महिलाएं ज़्यादा प्रवेश करती है, उनको ज़्यादा ये व्यवसाय अट्रैक्ट करते हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब, और कुछ महिलाएं जो है वो प्रशासनिक अन्य सेवाओं में भी उन्होंने अब प्रवेश कर लिया है। एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन। तो जिनमें वैज्ञानिक और औद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में उनको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट्स व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। तो आप भी अपने क्लासमेट को पूछ सकते हो, या आपकी बहन को जो पढ़ रही हो उनको आप पूछे कि वो क्या बनना चाहती है या वो क्या बनना चाहता है। तो इस प्रकार हम पूछ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, पॉपुलेशन की क्वालिटी यानी जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? लिटरेसी रेट के ऊपर। हेल्थ ऑफ अ पर्सन, और पर्सन की हेल्थ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो साक्षरता दर के ऊपर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों द्वारा प्राप्त स्किल निर्माण पर निर्भर करती है कि उन्होंने कितना स्किल जो है लिया है, कितनी एजुकेशन ली है,
वो पॉपुलेशन की क्वालिटी उसके ऊपर निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और पॉपुलेशन की क्वालिटी देश की वृद्धि दर को निर्धारित करती है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर ए लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। तो जो अगर किसी कंट्री की तो पॉपुलेशन अगर इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो वो इकोनॉमी के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए वो जो है एक लाइबिलिटी है। और इसके अलावा लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स। अगर पॉपुलेशन लिटरेट है, साक्षर है, पढ़ी लिखी है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो जनसंख्या देश के लिए एसेट है, संपत्ति है, परिसंपत्ति है। अगर वही पॉपुलेशन इलिटरेट है, यानी अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है या अस्वस्थ जनसंख्या है, तो वो जनसंख्या देश के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व है, वो इकोनॉमी के लिए भार है। और अगर पॉपुलेशन लिटरेट है, हेल्दी है, तो वो देश के लिए एसेट है, संपत्ति है। एजुकेशन के बारे में देखते हैं हम। एजुकेशन किस प्रकार जो है देश के लिए एसेट्स है। Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later। अगर हम शकल के बारे में देखें तो अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों की शकल की जो शिक्षा थी, उसने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल प्रदान किया, उसको अच्छा फ्रूट प्राप्त हुआ इन लेटर, बाद में। पहले उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, तो एजुकेशन का आउटपुट जो मिला वो बाद के वर्षों में उसको गुड जॉब के रूप में और सैलरी के रूप में मिला। तो अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। दिस एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ स्कूल। तो हमने देखा ये कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण इनपुट था। उसने अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया तो उसकी ग्रोथ के लिए वो एक अच्छा इनपुट था। इट ओपन्ड न्यू हॉरिजन फॉर हिम। इसने उसके लिए नए द्वार खोले, न्यू हॉरिजन्स उसके लिए तैयार किए। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस, और उसके लिए जो है न्यू एस्पिरेशंस प्रोवाइड करवाए। एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, और उसके जीवन के जो मूल्य है उसको विकसित किया। किसने किया? एजुकेशन ने किया। नॉट ओनली फॉर शकल, केवल शकल के लिए नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। केवल ये शकल की बात नहीं है, ये इसने समाज के विकास में भी योगदान किया। यानी एजुकेशन जो होती है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होती है। इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, और यहाँ तक कि ये राष्ट्रीय आय और कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक समृद्धि, एंड इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, इसमें भी इसने वृद्धि की। किसने की? एजुकेशन ने। यानी एजुकेशन ने जो है न केवल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी की, बल्कि जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसमें भी उसने वृद्धि की, और प्रशासन की कार्य कुशलता को भी उसने बढ़ाया। तो एजुकेशन क्या करती है? सोसाइटी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, नेशनल इनकम ये बढ़ाती है, कल्चरल रिचनेस लाती है, और इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस में इंक्रीज करती है। देयर इज अ प्रोविजन मेड for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls। ये राष्ट्रीय आय और इसमें कल्चरल रिचनेस बढ़ाती है, हमने पढ़ा था। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, और इस मामले में गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस किया गया है, ज़्यादा जोर दिया गया है। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
pace setting of a school like नवोदय विद्यालय in each district. और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। और इसके अलावा वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर, और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय जो है उपलब्ध करवाने के लिए जो है व्यावसायिक शाखाएं भी विकसित की गई है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है उनके लिए भी जो है वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की गई है। विद ऑक्यूपेशनल रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स, ये किससे संबंधित है? नॉलेज और स्किल्स से संबंधित जो ये वोकेशनल स्ट्रीम्स है उसको डेवलप किया गया है। द प्लान outlay on education has increased from rate 151 crore in the first plan to rate 3766.90 crore in the 11th plan. तो शिक्षा पर योजना परिव्यय जो किया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको 3766.90 करोड़ कर दिया गया। एजुकेशन के ऊपर जो है व्यय बढ़ाया गया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 3.3% इन 2013-14। तो इसके अलावा जो है एक्सपेंडिचर भी जो है वो प्रतिशत के रूप में बढ़ाया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर जो व्यय किया गया है 1951-52 में जो 0.64% था वो 1951-52 में 3.3% रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्स, उसमें हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। मैन के द्वारा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, वुमेन के द्वारा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित की जाती है, वो हमने देखा। और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा हमने, पॉपुलेशन की क्वालिटी किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं। जो एजुकेटेड और स्किल्ड पॉपुलेशन होती है वो कंट्री के लिए एसेट्स हो सकते हैं, और जो इलिटरेट पॉपुलेशन होती है, अनहेल्दी पॉपुलेशन होती है, वो किस प्रकार कंट्री के लिए लाइबिलिटीज बन सकती है, ये हमने देखा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हेल्थ के बारे में होगा और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में होगा। ये भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।